नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, हमारा रीट का एग्ज़ाम हो चुका है। अब हमारा होने वाला है किसका, थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम। तो आपको अभी से इसकी प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग और हमारा सामान्य शिक्षा विभाग दोनों मिलाकर निकालने वाले हैं थर्ड ग्रेड की एक बड़ी भर्तियाँ, बड़ी वैकेंसी। इसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर होना होगा। आप सिलेबस खोलिएगा आज ही, और सिलेबस के वाइज, टॉपिक वाइज आप पढ़िएगा, और हमारे इन वीडियो से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। हम आपको लगभग डेली सा आपको वीडियो लेकर आएंगे, हर एक दो दिन में, वो भी टॉपिक वाइज, जैसे कि हमने पिछले थर्ड ग्रेड में आपको तैयार करवाया था। तो आप आज ही तैयार हो जाइएगा इसकी तैयारी हमारे साथ करने के लिए। फिर देखते हैं आपका सिलेक्शन होने से कौन रोकता है। चलिएगा, हम आपको सर्वप्रथम बताते हैं कि हमने क्या सोचा है। देखिएगा, ये हमारा है रीट का सिलेबस। इसमें देखिएगा 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा। 2.5 घंटे का ये प्रश्न होगा, प्रश्न पत्र हमारा होता है। और इसमें कुल मिलाकर 150 प्रश्न होते हैं, जो कि क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं सारे। और 1/3 भाग इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अर्थात प्रत्येक 3 प्रश्नों गलत करने पर आपको एक सही प्रश्न का जो नंबर है वो काट लिया जाता है। अगली बात देखिएगा, हम बात कर रहे हैं L2 की, मतलब लेवल 2 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन लेवल 2 और लेवल 1 लगभग एक जैसा है। तो आप लेवल 1 के भी हैं तो भी आप इससे तैयारी कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमारे दिया है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक देखिएगा, मैं बात करूं, सबसे पहले हमें क्या दिया है, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। अर्थात हमें ज्योग्राफी या भूगोल राजस्थान का पढ़ना है। और देखिएगा, अंक भार देखिएगा आप, इसका लगभग 80 अंक का इसमें से आता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, इसमें सबसे पहले हम किधर की तरफ बढ़ते हैं, इसमें हम सबसे पहले बढ़ते हैं राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। अर्थात हम राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप का आज अध्ययन करने वाले हैं। राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप से संबंधित हम आपको कुछ प्रश्न इसमें सॉल्व करवाएंगे। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे, और ये वही प्रश्न होंगे मोस्टली जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप तैयारी करना चालू कर दीजिएगा आज से ही। टॉपिक वाइज आप डेली पढ़िएगा और हमारे इनसे आपकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो पाते हैं। यदि आपको कुछ और सुधार की इन वीडियोस में आवश्यकता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिएगा, हम अगले प्रश्न की, अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप हमारा साथ जरूर दीजिएगा। कितने सही होते हैं ये भी जरूर मायने रखता है। कम सही होते हैं तो कोई बात नहीं, आप और अच्छे से पढ़िएगा, फिर दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी तरीके से आप परफेक्ट हो जाते हैं। चलिएगा, शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, राज्य में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ दुर्लभ वन्यजीव एवं वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये भी सही प्रतीत होता है। आगे देखते हैं, यह पश्चिम मरुस्थल के प्रसार को दक्षिणी पूर्वी जिलों में होने से रोकती है। ये भी सही बात है। इसमें अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। ये भी सही बात है। और उपरोक्त सभी, अर्थात इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, और मैं आपको बता दूं एक बात कि जो ये अरावली पर्वतमाला है, देखिएगा थोड़ी सी कुछ बातें मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। अरावली पर्वतमाला है, ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है, ठीक है। और अरावली पर्वतमाला, इसका मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है चोटियों की पंक्ति, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये सबसे प्राचीनतम वलित एक पर्वतमाला है, और जिसका उद्भव जो है वो कैम्ब्रियन युग के पूर्व से हुआ माना जाता है। अरावली पर्वतमाला अपेक्षाकृत आर्द्र पूर्वी राजस्थान व मरुस्थलीय शुष्क पश्चिमी राजस्थान को प्राकृतिक रूप से विभाजित भी करती है। चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला प्रश्न है, महान शुष्क मरुस्थल राजस्थान के किन किन जिलों में मुख्यतः विस्तृत है। देखिएगा, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, या फिर बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, बीकानेर, या फिर जैसलमेर, चूरू, नागौर, बाड़मेर, या फिर चूरू, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर। सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप ध्यान से इन प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। महान शुष्क मरुस्थल की मैं बात करूं तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, फलोदी, बालोतरा आदि में मुख्यतः विस्तृत है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, सहारा, थार, शुष्क मरुस्थल या फिर कच्छ।
तो हम सभी जानते हैं हमारा जो मरुस्थल है वो किसके नाम से जाना जाता है, थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान का अरावली श्रेणियों के पश्चिम का जो क्षेत्र है वो शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। यह एक विशिष्ट भौगोलिक क्या है, प्रदेश है, जिसे भारत का विशाल मरुस्थल अथवा थार का मरुस्थल के नाम से जानते हैं। और मैं एक बात बता दूं, जो ये हमारा थार का मरुस्थल है ये विश्व का सर्वाधिक आबाद एवं वन वनस्पति वाला मरुस्थल है। और ईश्वरी सिंह की बात करूं तो ईश्वरी सिंह ने क्या कहा था, थार के मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र कहा था। ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। लूनी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है, यह कहलाता है मेरवाड़ा प्रदेश, गिरवा क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र या फिर बांगड़ प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर से शेखावटी प्रदेश। तो मैं बात करूं लूनी नदी के उत्तर में राजस्थान के उत्तरी पूर्वी सीमा तक, तो जो आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है वो शेखावटी क्षेत्र कहलाता है। इसे हम बांगर के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर बांगड़ दिया हुआ है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ किसकी, बांगर की। शेखावटी प्रदेश का विस्तार झुंझुनू, सीकर, चूरू, डीडवाना, कुचामन आदि में है। और इस प्रदेश में अनेक नमकीन पानी के गर्त या फिर रन भी पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है? खेतड़ी, नीम का थाना, सादुल शहर, गंगानगर, नौहर, हनुमानगढ़ या फिर लक्ष्मणगढ़, सीकर। हमसे उत्तर की तरफ पूछा गया है, तो हम सभी जानते हैं उत्तर की तरफ जो इसका विस्तार है वो है खेतड़ी, नीम का थाना तक। देखिएगा, मैं बात करूँ, ये दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लंबी है। जबकि राजस्थान में यह श्रृंखला कहाँ से, खेड़ ब्रह्म सिरोही से आपको दक्षिण की भी पूछी जा सकती है, तो खेड़ ब्रह्म नाम आता है और उत्तर में आता है खेतड़ी, नीम का थाना तक। कितने हैं हमारे राजस्थान में, 550 किलोमीटर लंबी है, जो कुल पर्वत श्रृंखला का 80% है, मतलब 80% हमारे इसका राजस्थान में है। और इसकी पूछी जा सकती है फ्रेंड्स आपसे औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई कितनी होती है इसकी, 930 मीटर होती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा अगला प्रश्न, राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग है? अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी भाग या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी देख के आपको उपरोक्त सभी टिक नहीं करना है, इसका सही जवाब हो जाता है पूर्वी मैदानी भाग। ठीक है, और यह मैदान राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग घेरते हैं, 23.3% क्षेत्रफल लगभग हमारे पूर्वी मैदानी भाग का है। ठीक है, और यह प्रदेश नदी बेसिन प्रदेश है, अर्थात नदियों द्वारा जमा की गई जो मिट्टी से है इस प्रदेश का निर्माण हुआ है, इस कारण यह सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक भाग है। ये भी आपसे इसका कारण भी पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, गंगा जमुना के मैदान राज्य के किस ओर हैं? उत्तर, पूर्व, दक्षिण पूर्व या फिर दक्षिण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पूर्व में। गंगा जमुना के जो मैदान है वो हमारे मैदान है जो राजस्थान राज्य के कहाँ पर पड़ते हैं, पूर्व दिशा की ओर पड़ते हैं। तो पूर्वी मैदानी भाग अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। राजस्थान प्रदेश का पूर्वी हिस्सा एक समतल मैदान के रूप में विस्तृत है। चलिएगा, अगले बात मैं करती हूँ अगले प्रश्न की। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, टेथिस सागर या फिर न्यूफाउंडलैंड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा टेथिस सागर, अर्थात ऑप्शन नंबर से सही जवाब हो जाता है। राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र तथा उसमें स्थित जो खारे पानी की झीलें हैं वो किसका अवशेष है फ्रेंड्स, टेथिस सागर का अवशेष है। जबकि राजस्थान का मध्य पर्वतीय प्रदेश तथा दक्षिणी पठारी क्षेत्र गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी क्षेत्र है? लगभग 1/2, लगभग 1/3, लगभग 2/3 या फिर लगभग 1/4। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, इसका सही जवाब हो जाता है लगभग 2/3 भाग है, जो हमारे भूभाग का, राजस्थान के भूभाग का रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो राजस्थान का अरावली श्रेणियों के पश्चिम का क्षेत्र शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। यह एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है और राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61% भाग पर हमारे क्या है, थार के मरुस्थल फैले हुए हैं। ईश्वरी सिंह ने इसे रुक्ष क्षेत्र कहा था, ये भी ध्यान रखना। और राज्य की 40% जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश में वर्षा न होने का प्रमुख कारण क्या है? रेत के टीलों का बहुतायत,
अत्यधिक गर्मी, धूल भरी आंधियाँ चलना या फिर अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होना। देखिएगा, मैं बात करूं जैसे कि ये हमारा राजस्थान है, देखिएगा ये हमारा राजस्थान है, तो अरावली कुछ इस तरीके से हमारे गुजरती है। तो मैं बात करूं तो जलवायु की दृष्टि से राजस्थान को ये दो भागों में विभक्त कर देती है, एक तो ये वाला, एक ये वाला। मैं बात करूं कि अरावली पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे मानसूनी हवाएं अरब सागर से इधर से उठती हैं तो इसके समानांतर ही आगे की ओर निकल जाती हैं। ठीक है, तो दिशा जो मानसूनी हवाएं हैं उनकी दिशाओं के अनुरूप इसका मार्ग है, इस वजह से मानसूनी पवनें सीधे ही निकल जाती हैं और वर्षा नहीं कर पाती हैं। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं? अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने का इसको कारण माना जाता है, वर्षा न होने का। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है? राज्य के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? शुष्क व विषम जलवायु, ये तो है। रेतीली बलुई मिट्टी भी यहाँ पर होती है। ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है क्या? बिल्कुल है। लेकिन न्यूनतम तापांतर, ये इसका गलत जवाब हो जाता है, अर्थात यही इसकी क्या है? विशेषता नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ड सही जवाब इसका हो जाता है। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में ही रहता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला प्रश्न है, प्रतापगढ़ व आसपास का भूभाग स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? वागड़, बांगड़, कांठल या फिर ऊपरमाल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा कांठल, अर्थात ऑप्शन नंबर से सही जवाब हो जाता है। माही नदी के किनारे किनारे कांठल जो होता है, प्रतापगढ़ का भूभाग है वो, उसको हम कांठल कहते हैं, माही नदी के किनारे किनारे वाले भाग को। इसलिए माही नदी को कांठल की गंगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, लूनी बेसिन नागौरी उच्च प्रदेश व घग्गर का मैदान किस भौतिक विभाग के उपक्षेत्र हैं? दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश या फिर पूर्वी मैदानी भाग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्थात ऑप्शन नंबर से इसका सही जवाब हो जाता है। राजस्थान का अरावली श्रेणियों के पश्चिम का क्षेत्र शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थली प्रदेश है। और मैं बात करूं, थार का मरुस्थल जो है वो विश्व का सर्वाधिक आबाद व वन वनस्पति वाला प्रदेश है। और पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश को 4 उप प्रदेशों में भी विभक्त किया गया है। तो उनकी मैं बात करूं तो एक आता है शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थली प्रदेश, दूसरा आता है लूनी जवाई बेसिन, तीसरा आता है जिसे लूनी बेसिन भी कहते हैं, तीसरा आता है शेखावटी प्रदेश, चौथा आता है घग्गर का मैदान। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला प्रश्न, राज्य के मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश का क्षेत्रफल राज्य के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? 23%, 9%, 11% या फिर है 7%। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, 9%। ये मैं बात करूं तो राज्य के मध्य अरावली पर्वतमाला में स्थित है। यह विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। यह पर्वत श्रृंखला श्री कैम्ब्रियन युग की है और 9.3 अर्थात लगभग 9% क्षेत्रफल ये कवर करती है। इस क्षेत्र में राज्य की कितनी आबादी जो है हमारी जनसंख्या निवास करती है? तो लगभग 10%। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, अरावली पर्वत पर सामान्यतः किस फसल की खेती की जाती है? ज्वार की, बाजरा की, मक्का की या फिर की जाती है जौ की। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर से मक्का की। बलुई दोमट मिट्टी मक्का की खेती के लिए बेहतर समझी जाती है और मक्का एक प्रमुख खाद्य फसल है जो मोटे अनाजों की श्रेणी में हम काउंट करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अरावली पहाड़ियों की ऊंचाई सर्वाधिक राज्य के कौन से भाग में है? मध्यवर्ती में, पूर्वी में, दक्षिणी पश्चिम में या फिर दक्षिणी पूर्वी में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाता है दक्षिण पश्चिम में। मैं बात करूं कि दक्षिण पश्चिम में यह पूर्णतः पर्वतीय प्रदेश है। इस प्रदेश में गुरु शिखर जो जिसकी ऊंचाई काफ़ी बार पूछी गई है, जाने कितनी बार पूछ ली गई है? 1722 मीटर सिरोही में है, माउंट आबू में, जो राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। और मैं बात करूं दक्षिणी पश्चिम की तो सिरोही, उदयपुर, सलूमबर, डूंगरपुर, राजसमंद आदि इसमें सम्मिलित है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान की आदिवासी जनजातियां मुख्यतः राज्य के किस क्षेत्र में निवास करती हैं? पूर्वी मैदानी भाग, अरावली पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थली क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी भाग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का 12.60% अनुसूचित जनजाति थी, जो भारत के कुल आदिवासी का कितना 7.87% राजस्थान में निवास करती है।
और मैं बात करूं, राजस्थान की आदिवासी जनजातियां मुख्यतः राज्य के अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करती हैं। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान के किस भौतिक विभाग में सिंचाई कुओं से होती है? दक्षिणी पूर्वी पठारी में, पूर्वी मैदानी भाग में, मध्यवर्ती पूर्व पर्वतीय प्रदेश में, या फिर उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुओं से जहां पर सिंचाई होती है वो सर्वाधिक होती है पूर्वी मैदानी भाग में। और यह हमारे राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? 23.3% भाग पर हमारे पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या? लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है और कुओं से सर्वाधिक इसमें सिंचाई होती है। अगला प्रश्न देखिएगा। कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर कौन सी चोटी को कहा है? शेर को, अचलगढ़ को, गुरु शिखर को, या फिर माउंट आबू को? ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। जाने कितनी बार इसको पूछ लिया गया है। कौन सा? कि संतों का शिखर कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि संतों का शिखर किसने कहा। यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी चोटी के लिए कहा गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हमारा हो जाता है गुरु शिखर। गुरु शिखर इसका सही जवाब हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कर्नल जेम्स टॉड की, तो देखिएगा, आबू पर्वत से सटा हुआ उड़िया पठार आबू से लगभग 160 मीटर ऊंचा है। गुरु शिखर मुख्य चोटी के नीचे स्थित है। और जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। यह हिमालय और नीलगिरी के बीच सबसे ऊंची चोटी है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में है? उदयपुर में, अलवर में, प्रतापगढ़ में, या फिर बांसवाड़ा में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर में। अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार कौन से जिले में है? तो आ जाता है अजमेर में। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? हमारे देश का गर्म एवं शुष्क प्रदेश है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारे देश का गर्म एवं शुष्क प्रदेश कौन सा है? तो देखिएगा, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। तो हम सभी जानते हैं हम हैं राजस्थान के निवासी, तो वो है ऑप्शन नंबर द, राजस्थान। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है? तो राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी भाग, या फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, या फिर पूर्वी मैदानी, या फिर मध्यवर्ती? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.6% है। इस क्षेत्र में 11% जनसंख्या हमारी लगभग निवास करती है। और मैं औसत वर्षा की बात करूँ तो 80 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा होती है। और झालावाड़ जिला है जो कि राज्य का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है और अति आर्द्र जिला है। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा? टॉडगढ़ को, या फिर माउंट आबू को, या फिर पूर्वी मैदान को, या फिर कुंभलगढ़ को? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? मैं बात कर रही हूँ किसकी? हिंदू ओलंपस की। तो नाम आता है किसका? माउंट आबू का। कर्नल जेम्स टॉड ने माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहा क्योंकि माउंट आबू कई हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का घर है। अगला प्रश्न देखिएगा, खादर क्या है? देखिएगा, चंबल बेसिन में गहरे खड्डू युक्त बीहड़ भूमि, मतलब चंबल बेसिन में जो गहरे खड्डे युक्त बीहड़ भूमि है उसको खादर कहते हैं। या फिर रेगिस्तान में रेत के विशाल टीले का नाम है। या फिर पूर्वी सिरोही क्षेत्र में तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियाँ हैं। या फिर उदयपुर क्षेत्र में तश्तरीनुमा आकृति के पहाड़ों की मेखला है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? चंबल बेसिन में गहरी खड्डे युक्त बीहड़ भूमि है, उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? खादर के नाम से जानते हैं। और खादर इलाका निचला इलाका होता है। यह क्षेत्र नदी के पास का होता है जहां नदी के साथ आने वाली क्या हो जाती है? मिट्टी जमा हो जाती है। और इस क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ भी आती रहती है। ऐसे में यहाँ मिलने वाली जो मिट्टी है वो ताज़ा होती रहती है। इसके साथ ही यहाँ की मिट्टी अधिक उपजाऊ भी होती है, जिसकी वजह से आपको खादर इलाकों में अधिक खेती भी देखने को मिल जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, मेसा पठार कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, सिरोही में, उदयपुर में, या फिर है बांसवाड़ा में? तो इसका सही जवाब हो जाता है मेसा पठार की मैं बात कर रही हूँ तो ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़ में। मेसा का पठार राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई भी हमसे पूछी जा सकती है। ये कितनी है? मेसा पठार की औसत ऊंचाई 620 मीटर है। मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ का किला भी स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, आड़ावाला पर्वत राज्य के कौन से जिले में स्थित है? सिरोही में, जयपुर में, उदयपुर में, या फिर है बूंदी में?
तो आड़ा वाला पर्वत की मैं बात करूँ तो हम सभी जानते हैं कहाँ पर है, बूंदी में। काफ़ी बार पूछ लिया गया है ये प्रश्न भी। अगला प्रश्न देखिएगा, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ राज्य के किन जिलों में फैली हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट। कोटा झालावाड़, कोटा बारा, जालोर सिरोही या फिर पाली जालोर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोटा और झालावाड़ में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ मुख्यतः फैली हुई हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हाड़ौती क्षेत्र में स्थित है, जो विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से कोटा जिले में स्थित है, लेकिन इनका कुछ भाग झालावाड़ जिले में भी स्थित है। कोटा व झालावाड़ के बीच स्थित इस भूभाग का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, अतः चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। देखिएगा, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाला पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है? देखिएगा, ऑप्शन की बात करूँ तो भाकर, बीजासण का पहाड़, मेरवाड़ा का पहाड़ या फिर मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा मेरवाड़ा का पहाड़, अर्थात ऑप्शन नंबर से सही जवाब हो जाता है। यह पहाड़ियाँ टोड़गढ़ के समीप ब्यावर जिले में स्थित हैं। अगले प्रश्न की ओर मैं बात करती हूँ तो देखिएगा, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का कितना प्रतिशत भाग है? 90%, 80%, 60% या फिर है 50%। तो अभी हमने कुछ देर पहले ही आपको बताया था, अरावली पर्वत श्रृंखला का लगभग 80% भाग हमारे राजस्थान जिले में स्थित है। ठीक है, और लंबाई पूछी जा सकती है, 550 किलोमीटर लंबाई लगभग हमारे राजस्थान में है। और मैं बात करूं, यह हमारे राजस्थान की विश्व की ही, इनफैक्ट विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, जो कि श्री कैम्ब्रियन युग की मानी जाती है। इस पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई व ऊंचाई दक्षिण पश्चिम में अधिक है, जो धीरे धीरे उत्तर पूर्व में क्या होती जाती है फ्रेंड्स? कम होती जाती है। यह दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर दिल्ली तक है, जबकि राजस्थान की मैं बात करूं तो यह खेड़ब्रह्म सिरोही से प्रारंभ होकर खेतड़ी नीमका थाना तक है। 550 किलोमीटर लंबाई है इसकी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्न कागारों से घिरी प्लाया झीलें राजस्थानी क्षेत्र में कहलाती हैं? बरखान या फिर धरियन या फिर खड़ीन या फिर खादर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? खड़ीन, अर्थात ऑप्शन नंबर से सही जवाब हो जाता है। मरुस्थल में प्रवाहित वर्षा जल को तीन तरफ से छोटे बांध बनाकर जो संरक्षित कर लिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। ठीक है, खड़ीन में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा रबी की फसल जैसे सरसों हो गया, गेहूं हो गया, चना हो गया आदि की खेती की जाती है, जिसे हम खड़ीन कृषि के नाम से भी जानते हैं। खड़ीन कृषि, रबी की फसल, इन दोनों का संबंध है, ध्यान रखिएगा। खड़ीन कृषि सर्वाधिक जैसलमेर के उत्तर में होती है और खड़ीन राजस्थान में जल संरक्षण का सबसे बहुउद्देश्य तरीका है। खड़ीन में खड़ा पानी लगातार भूजल पुनर्भरण का समर्थन करता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, जलोढ़ व दोमट मिट्टी मुख्य रूप से राज्य के किस भौगोलिक प्रदेश में मिलती है? मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश या फिर दक्षिण पूर्वी पठारी भाग या फिर पूर्वी मैदान भाग या फिर उक्त सभी। तो जलोढ़ व दोमट मिट्टी की मैं बात करती हूँ तो नाम आता है हमारे पूर्वी मैदानी भाग का, जहाँ पर हमारे चंबल नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, जैसे इस क्षेत्र में आ जाता है हमारा भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, गंगापुर सिटी, डीग, शाहपुरा, भीलवाड़ा। दक्षिण की ओर से मैं बात करूँ तो चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि जिलों के मैदानी भाग इसमें सम्मिलित होते हैं। यह मैदान नदी बेसिन प्रदेश है जो गंगा व यमुना नदियों द्वारा निर्मित होता है। जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है? यह वह मिट्टी होती है जिसे नदियां बहाकर लाती हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और पोटाश की मात्रा कम होती है, लेकिन फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का वार्षिक औसत हमसे पूछा गया, हम भली भांति जानते हैं कितना होता है। 50 से 80 सेंटीमीटर तक पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का वार्षिक औसत माना जाता है। ठीक है, पूर्वी मैदानी भाग अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है और राजस्थान प्रदेश का पूर्वी हिस्सा एक समतल मैदान के रूप में है। यह मैदान नदी बेसिन प्रदेश है जो गंगा व यमुना नदियों द्वारा मुख्यतः निर्मित होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, काली मिट्टी राज्य के कौन से भौतिक विभाग की विशेषता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की, लूनी बेसिन की, पूर्वी मैदानी क्षेत्र की या फिर अरावली पहाड़ी प्रदेश की।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की। देखिए काली मिट्टी की मैं बात करूँ, काली मिट्टी हमेशा हाड़ौती क्षेत्र से संबंधित रहेगी, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। दक्षिणी पूर्व का पठारी भाग में राज्य के 4 जिले इसमें हाड़ौती क्षेत्र में हमारे आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और प्रमुख नदी यहाँ की चंबल नदी हो जाती है। इसकी सहायक नदियाँ पार्वती, कालीसिंध, परवन, निवाज इत्यादि भी इस पठारी भाग की नदियाँ हैं। और इनकी जो औसत वार्षिक वर्षा की मैं बात करूं, औसत जो वर्षा है वो है 80 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है और अति आर्द्र जिला भी है, और काली मिट्टी यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, 80 से 120 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाला भौतिक भाग कौन सा है? तो देखिएगा 80 से 100 बोले, 80 से 120 बोले, मतलब 80 से ऊपर कौन से में पाई जाएगी? अभी हमने बात करी दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में पाई जाती है, ठीक है। और झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर प्राप्त करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। अरावली पर्वतमाला दक्षिण में कहाँ से प्रारंभ होती है? ठीक है, दक्षिण में कहाँ से प्रारंभ होती है, उत्तर में कहाँ खत्म होती है, सब कुछ आपसे पूछा जा सकता है। देखिएगा, खेड़ब्रह्म पालनपुर से, मेहसाणा गुजरात से, या फिर दाहोदा गुजरात से, या फिर माउंट आबू सिरोही से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? खेड़ब्रह्म पालनपुर से ये प्रारंभ होती है। और मैं बात करूं कि इसका जो खत्म कहाँ पर होती है, देखिएगा खेड़ब्रह्म पालनपुर से, गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होती है, उत्तर पूर्व में दिल्ली तक जाती है। जबकि राजस्थान में दक्षिण में पूछी थी हमसे, पूछा जाता तो देखिएगा खेड़ब्रह्म सिरोही, खेड़ब्रह्म सिरोही से ये प्रारंभ होती और कहाँ तक होती है? ये खेतड़ी नीम का थाना तक 550 किलोमीटर लंबी है, और कुल पर्वत श्रृंखला का 80% हमारे राजस्थान में पाया जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो चलेगा फ्रेंड्स, आज के हमने 35 प्रश्न इसमें कंप्लीट करे हैं। आप इन पहले इस टॉपिक को पढ़िएगा, देन इन क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। और यदि आपको वीडियो और ये प्रश्न पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।